कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन। रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को निशाना बनाया। रूसी हमले में 3 जर्मन टैंक तबाह हुए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था लेपर्ड टैंक। यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रूस ने जर्मन लेपर्ड टैंक को निशाना बनाया और ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन, जहां पर बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है यूक्रेनी फोर्सेस ने। रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को यहां पर कैसे निशाना बनाया, आप देख पा रहे हैं। तो कुर्स्क में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, यूक्रेनी हथियारों को निशाना बना रही है। रूसी ड्रोन अटैक से यूक्रेन के खेमे में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है। जी हां, तो यूक्रेन और रूस की जंग काफी भीषण है। ड्रोन अटैक में यूक्रेन के 3 टैंक्स तबाह हो गए, जो खबर आ रही है कुर्स्क में हमला किया गया। रूस ने पश्चिम के हथियार को नाकाम किया है इस हमले के साथ, क्योंकि जर्मनी से जो लेपर्ड टैंक मिला था वो भी तबाह कर दिया गया। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। हाइमार्स मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। कुर्स्क में रूसी सैन्य टुकड़ी पर हमला किया गया। रूसी सैनिकों को बड़े नुकसान का दावा। ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बड़ी खबर है इजराइल हमास युद्ध की। गाजा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। इजरायली हमलों में 52 लोगों की मौत हो गई है। और कहां-कहां हमले हुए हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देंगे करुणा शंकर। तो गाजा पर इजरायली हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। दरअसल गाजा पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ प्रहार हुआ है। कहां कहां पर हमला हुआ, ये जरा आप देखिए। ये जो हमला हुआ वो लाबा बीटी इलाके में हुआ। इसके अलावा खान यूनिस मध्य गाजा में हमला किया गया। अल ओयून में भी हमले को अंजाम दिया गया आईडीएफ की तरफ से। बड़ी बात क्या है, हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। स्कूल और शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया। हमले में 52 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ईरानी वेपन सप्लाई पर बड़ा हमला हुआ। सीरिया में ईरानी मिसाइल फैक्ट्री तबाह हो गई। इजरायली सेना ने किया मिसाइल फैक्ट्री तबाह। हिज्ब असद की सेना के लिए बनते थे यहां हथियार। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हथियारों का ठिकाना, जहां हथियार हिज्ब असद की सेना के लिए बनते थे, उस जगह का खुलासा हुआ है। और वहां पे जो फैक्ट्री थी उसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना ने मिसाइल से फैक्ट्री को तबाह कर दिया। तो इजरायली सेना के ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह की वेपन सप्लाई को कैसे नष्ट किया गया, यह आप देखिए। इजराइल से 200 किलोमीटर दूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2.5 घंटे चला है यह मिलिट्री ऑपरेशन। मस्याफ में पहाड़ के नीचे फैक्ट्री है जिसके खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया गया। शालदाग यूनिट 669 ने तबाह किया है। हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह असद की सेना को बाकायदा यहां से सप्लाई की जा रही थी। इस लिहाज से यह बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए, जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आप देखिए, आपको अब यह बताते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हथियारों की जो फैक्ट्री तबाह की है उसमें कौन कौन सी मिसाइलें बनाने की तैयारियां चल रही थी, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो M220, इसके अलावा M302, M122 और इनकी रेंज आप देखिए 70 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और M600F, M600GG और इसकी रेंज कहां तक है, 250 से लेकर 310 किलोमीटर तक की। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान इस स्ट्राइक में आईडीएफ ने पहुंचाया है। और वहीं सीरिया के अलेप्पो पर हवाई हमला हुआ। इजरायली सेना ने हमला किया है। हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले से आया 2.5 तीव्रता का भूकंप। या लतीफ,
तो जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अनगिनत अत्याचार किए, जिस पाकिस्तान से लड़ने के लिए बांग्लादेश की अवाम सड़कों पर उतर आई थी, वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान के चंगुल में फंस चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरान बांग्लादेश को अपने जाल में फंसाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक बयान पहले सुना देते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेट क्राइम की घटना हुई है। बड़ी खबर, सड़क पार कर रहे यहूदी परिवार पर कार चढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस कर रही है घटना की जांच। तो देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क से तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए, कार चढ़ा दी गई। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस हालांकि इसकी जांच कर रही है। सड़क पार कर रहे यहूदी परिवार पर कार चढ़ा दी गई। हेट क्राइम की एक घटना है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अगली अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र के वीर पर दिल्ली में कॉलेज होना यह गर्व की बात है। कांग्रेस की मांग हालांकि यह सामने आई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम होना चाहिए। पर राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या क्या कहना है, क्या बयान सामने आ रहे हैं, यह आपको सुना देते हैं। जी ने जो निर्णय लिया है, ये सब लोग जो अपमान करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी का, उनको बहुत बड़ी मुंह पर एक थप्पड़ है और बहुत बड़ी चपराक है। जो छात्र याद करेंगे या सावरकर के नाम से जो कॉलेज होगा, तो दो तीन चीज़ें तो उनको याद आएगी कि ये तो माफ़ी मांगते थे, और दूसरा है कि संविधान विरोधी थे, मनुस्मृतिवादी थे। तो मैसेज क्या जाएगा? तो किस तरह का हम लोग छात्रों की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं। और अब खबर है भारतीय क्रिकेट टीम से। सिडनी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। रोहित को ड्रॉप किया गया है। रोहित की जगह जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी कर रहे हैं। खराब फॉर्म के चलते रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 3 मैचों की 5 पारी से रोहित सिर्फ 31 रन ही बना पाए, जिसका खामियाजा कप्तान को टीम से बाहर होकर उठाना पड़ा है। रोहित क्यों हुए टीम से बाहर, अब आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित का प्रदर्शन खराब रहा। 3 मैचों की 5 पारी से सिर्फ 35 रन ही बना पाए। शुभमन गिल को मौका नहीं मिल रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रोहित नाकाम रहे थे। घरेलू सीरीज में टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। टीम मैनेजमेंट का युवा खिलाड़ियों पर दाव। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा है। दिल्ली वालों पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक आज देखने को मिल रहा है। कई जगह विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। अगले 1 हफ्ते तक और भी ज्यादा पारा नीचे जा सकता है। तो दिल्ली एनसीआर के आज क्या हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के बारामुल्ला की सुबह 6 बजे की आप तस्वीर देखिए, और साथ साथ अक्षरधाम की आप सुबह 6 बजे की तस्वीर देख पा रहे हैं। कुछ भी दूर तक देख पाना काफी मुश्किल हो रहा है, और कई तो ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी यानी 0 है, बिल्कुल सामने भी देख पाना काफी मुश्किल है। शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। शालिनी, हालात क्या है इस वक्त दिल्ली के, और क्या जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से? कब तक ये जो दौर है वो जारी रह सकता है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए? बिल्कुल करुणा, मैं इस वक्त बता दूं कि मैं यहाँ पर डीएनडी फ्लाईओवर पे हूँ, और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की कोहरे की मोटी चादर दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ छाई हुई है। और आज इसीलिए सड़कों पर जो रफ्तार है वो भी थोड़ी सी कम है, क्योंकि कोहरा ज़्यादा होने की वजह से लोगों को बाहर निकलना देखना मुश्किल हो रहा है। और विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आज सफदरजंग में मौसम विभाग ने सुबह 5:30 बजे 300 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की, वहीं पालम में 100 मीटर। और कल का जो दिन था वो कोल्ड डे कंडीशन थी, और आज भी कुछ हालात वैसे ही रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने आज को लेकर घने कोहरे का अलर्ट पहले ही दे दिया था। ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया था, और कल जो है कल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। तो फिलहाल जो दिल्ली में कोहरा और उसके साथ ही साथ सर्द हवाएं, और वहीं दिल्ली में कोल्ड डे कंडीशंस कंटिन्यू रहने वाली है। तो फिलहाल दिल्ली में कपकपी के साथ लोगों को कम विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हालात अभी और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि शालिनी, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, और अभी ठंड और कोहरे का ये जो दौर है वो कुछ और दिनों तक रह सकता है, जैसी जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शालिनी।
तो दिल्ली में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इस ठंड में लोग खुले आसमान में फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। तस्वीरें देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक दिल्ली एम्स के बाहर की है। देखिए कैसे इस कड़कड़ाती ठंड में लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। अस्पताल के आसपास पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे नहीं होने के कारण लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए मरीज देश के कोने कोने से आते हैं। कई दिन लगातार इलाज कराने के चलते उन्हें यहाँ ठहरना पड़ता है। पैसों की तंगी के चलते ये लोग अस्पताल के बाहर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। और आपको हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी पुनीत की एक रिपोर्ट। कंबल वगैरह कहाँ से मिला आपको? बांटने गरीब लोगों को आए थे तो उनसे ले लिया हमने। ये बिछाने के लिए कुछ नहीं, बस आप देखेंगे कि सिंपल ये एक छोटी सी पतली सी चादर जैसी चीज है। ठंडी जमीन है, उसके ऊपर ये चादर है जिस पर ये बीमार जो बच्चा है जिसको कैंसर बता रहे हैं, ये बच्चा सोने के लिए मजबूर है। और अम्मा यहाँ पर एक बहुत ही पतला ये एक कंबल है जो कि लोग यहाँ पर आते हैं बांटने के लिए गरीबों को। जिन लोगों के पास कंबल नहीं होता ये कंबल ओढ़कर सोने के लिए मजबूर हैं। बहुत ठंड लगती, नींद भी नहीं आती, पता ही नहीं चलता है रात कब निकल गई दिन कब। पूरी रात पूरा दिन ऐसी हो जाता है। हम भी साथ में और बीमार हो गए भाई। आप भी बीमार हो गए? बीमार हो गए, क्या करें। अभी हमारी कब ही बंद रही, क्या करें। टॉयलेट वगैरह आसपास कैसे जाते हैं आप? टॉयलेट रात में कोई है ही नहीं, कोई टॉयलेट नहीं है। कांप रही हैं आप तो अम्मा जी, ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? कल एक लाला जैकेट दे गए हमें जा। अच्छा। कल तो और कप रही थी। अच्छा, तो सोने के लिए बस ये कंबल है आपके पास? यहाँ रोज ऐसे ही सोते हैं आप? हाँ रोज सोते हैं। आपके शहर में इलाज नहीं हो पा रहा था? हो पा रहा, पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है, उसके लिए यहाँ पे आए सरकारी एम्स में इलाज हो जाएगा। हाँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आते हुए? 1 साल हो गई, 5 दिन आए थे। अच्छा। 4-5 बार ले गए, 2-3 महीना ले जाता। आना जाना लगा रहता है आपका? हाँ 4 बार आए। तो जरूरत है कि ऐसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे। और देखिए दिल्ली एम्स से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। आरपी नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर तिथियाल के रिटायरमेंट के वक्त सहयोगी डॉक्टर, स्टाफ और यहां तक कि मरीजों के भी आंखों में आंसू छलक उठे। 33 साल तक एम्स में सेवा के दौरान डॉक्टर तिथियाल ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दलाई लामा भी शामिल थे। रिटायरमेंट के दिन भी उन्होंने 7 लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर तिथियाल की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें साल 2014 में पद्मश्री प्रदान भी किया था। पर कश्मीर घाटी में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। लगातार हो रही बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी का आलम यह है कि श्रीनगर की डल झील के कुछ हिस्से जम गए। देखिए मशहूर डल झील है ये, जिसके अंदर पानी जमा हुआ है। डल झील में जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर नाव चलाई जा रही है। इसके साथ ही शहर के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। कई जगह पाइपलाइन में पानी जम गया है। तो कश्मीर घाटी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कश्मीर के 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर हो या कुपवाड़ा हो, गुलमर्ग हो या फिर बांदीपुरा, हर जगह कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढके हुए। आप देखिए तस्वीर आपके सामने। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक महिला के घर के बाहर बर्फ जम गई है। महिला सहित परिवार के दूसरे लोग घर के अंदर फंस गए हैं। ये बात जब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को पता चली तो उन्होंने घर के बाहर जमी बर्फ को हटाकर रास्ता खोल दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान क्रैश हुआ है। विमान क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हो गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटन एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ। यह तस्वीर आप देखिए जो विमान क्रैश हुआ है। तो यह एक छोटा विमान है जो बताया जा रहा है कि देखिए क्रैश हुआ और उसके बाद जिस जगह पर यह क्रैश हुआ वहां पर आग और धुआं उड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हुए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटन एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान क्रैश हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हुए हैं। वेयर हाउस पर गिरते ही विमान में आग लग गई। ये देखिए वेयर हाउस पर जाकर यह विमान गिरा और उसके बाद यह हादसा सामने आया।